तो आज हम मौजूद हैं SRMU के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेपाल में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, टेंशन का माहौल है, क्राइसिस का समय है और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर राम प्रताप यादव। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी विचारधारणाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। वेलकम। थैंक यू सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेपाल में टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्राइसिस का समय है, तो ये क्यों और कैसे हो रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी जो है संभावना हो सकती है और जो राष्ट्रीय राजनीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अछूती नहीं होती। ऐसे में जो नेपाल का जो माहौल दिखाई दे रहा है, इसमें अंदरूनी जो घरेलू राजनीति है नेपाल की, उसका प्रलक्षण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आंदोलनकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन के बाहर हल्ला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर जला दिए गए, संसद भवन पे हमला हुआ, तमाम सारे करीब 20 प्रदर्शनकारी गोली से मार दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार में सत्ता में है, इवन जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, KP शर्मा ओली, वो ऑलरेडी 14 साल जेल में रह चुके हैं और 4 बार प्रधानमंत्री बने। तो वहीं की जनता ने उनको चुना, वहीं की जनता का साथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बने, 14 साल जेल में रहे, आंदोलनकारी वो खुद रहे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि अचानक जनता ने विद्रोह कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो देश की राष्ट्रीय राजनीति होती है, अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर सटीक साथी न मिले और किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर के अगर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा नहीं कहना है कि जैसा आंदोलनकारी आरोप लगा रहे हैं कि जो नेपाल में नेपोटिज्म हावी हो गया था, वहाँ पर जो नेताओं के परिवार वालों जो के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे और ये आंदोलन उससे निकला। इमीडिएट कारण था कि सोशल मीडिया को बैन करना, और सोशल मीडिया चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको बैन करना। तो सोशल मीडिया को बैन करना तो एक बहाना है, वास्तविक रूप से जो वहाँ पे करप्शन था, वास्तविक रूप से जो वहाँ घरेलू राजनीति में जो एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए वो नहीं है, जो अलग अलग सेक्शन से सोसाइटी के उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और कहीं ना कहीं एक जो गठजोड़ की राजनीति होती है उससे नेपाल काफ़ी उब चुका था। और ऐसे में जो आंदोलनकारियों के हिसाब से जो मुझे बाइट देखने को मिला मीडिया के थ्रू, तो मुझे लगता है कि नेपाल की सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेपाल की सरकार का जो ओरिएंटेशन था वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना ओरिएंटेशन था, और अमूमन तौर पे हम आसपास के पड़ोसी देशों में देखते हैं, चाहे वो आप नेपाल के अलावा बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ कैसे वहाँ की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई, प्रधानमंत्री को छोड़ के आना पड़ा। नेपाल में श्रीलंका में आपने देखा, म्यांमार ऑलरेडी वहाँ पे तबाही का आलम है, वहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ जुंटा सरकार वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है। तो एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी अपना बड़ा रोल है, और ऐसे में अगर घरेलू सरकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर वैचारिक रूप से मजबूती से खड़ी नहीं है और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके साथ साम्यता नहीं बिठाती है, तो ऐसे हमको जो है बार बार हमले दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेपाल में 2008 के बाद से लोकतांत्रिक सरकारों का गठन शुरू हुआ, राजशाही खत्म हुई, उन्हीं लोगों ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया और उसी आंदोलनकारियों ने इतनी बार सरकारें बना दी, कितनी सारी सरकारें बदल गई। तो मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं नेपाल का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन बाहरी तौर पे अगर वहाँ की राजनीति को देखना हो तो मुझे लगेगा कि लोकतंत्र का एक पार्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से राजशाही का खात्मा हिंसक तरीके से किया गया, वो हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है और वही हिंसक तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं वहाँ के लोकतंत्र में, और ये बहुत पेनफुल है। ये हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो भी डेमोक्रेटिक और पीस एंड ऑर्डर की बात करने वाले लोग हैं, और भारत के लोग तो वही लोकतांत्रिक देश है, महान देश है, तो हमको तो दूर से दिखाई देता है कि ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार का अगर हम देखें बदलाव हो, व्यवस्था में बदलाव हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो वो अस्थायी होता है और लंबे समय तक चलता है। लेकिन इसमें हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। सर, जब हम डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जो गंभीरता इस समय नेपाल में चल रही है, वही कुछ समय पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, काफ़ी सारे साउथ ईस्ट
कंट्रीज में चल रही थी। तो सर इसका क्या कारण है कि बार बार हम ही क्यों? नहीं, मैंने जैसा ही कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आपने देखा कि हमारे सराउंडिंग्स में ही ये घटनाएं हो रही हैं और कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में आपने चाइना के इन्वॉल्वमेंट देखा कि किस तरीके से म्यांमार में जो सितवे पोर्ट भारत बना रहा था उस पर फिर से चाइना ने उस पर स्टेक लिया। म्यांमार की गवर्नमेंट प्रो चाइनीज हुई और फिर चाइना के ही गवर्नमेंट के सहयोग से किस तरीके से वहाँ पे देखा कि रोहिंग्या के खिलाफ पूरा वहाँ की सरकार मतलब मिलिट्री लगी हुई है। वो रोहिंग्या कहाँ भाग के गए? बांग्लादेश में गए, इंडिया में आए, जो एक नई समस्या क्रिएट हुई इंडिया में और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर एक मैक्सेसे अवार्डी, एक नोबेल लॉरेट को वहाँ पे मतलब सरकार का सलाहकार, मुख्य सलाहकार बनाया गया। ठीक है, आप मेरा संकेत समझ रही होंगी। और कहीं न कहीं एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर को वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, वो इंडिया में शरण लेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका शिकार हुआ है, बांग्लादेश शिकार हुआ और अभी भी वहाँ मतलब एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाई है। वहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट आंदोलन चल ही रहे। आपने जैसी बात की श्रीलंका का, मैंने भी जिक्र किया। श्रीलंका भी हिंद महासागर का एक देश है और हिंद महासागर में करीब 2/3 जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस रूट से होता है। वो रूट कहीं ना कहीं इंडिया के उसमें रूट में पेरीफेरी में आता है, इंडिया के जोन में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव जोन में आता है और श्रीलंका भी उसमें है। तो चाइना का कहीं ना कहीं इंडिया को घेरने का एक उपाय था। हम्बनटोटा पोर्ट पे आपने देखा उसकी नेवल फोर्सेस तैनात हैं चाइना की, उसका नेवल बेस बना हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है और नेपाल की जो घटना है अब इसके परिणाम तो हम देख ही रहे हैं कितने घातक है। लेकिन इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये तो अभी शोध का विषय है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। वहाँ की सरकार खुद इसको आइडेंटिफाई करेगी, बाद में रिपोर्ट्स आएंगी। हम तो न्यूज़ के द्वारा जो प्राप्त हो रही जानकारी है उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नेपाल की राजनीति के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इस तरह से तो वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया वहाँ। सर राजनीति नेपाल की हो या चीन की, आपको क्या लगता है कि हमारी भारत सरकार पे इसका जियोपॉलिटिकल एसेट्स में या फॉरेन पॉलिसीज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, भारत सरकार, जाहिर सी बात है, अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो हमें तो भाई सचेत रहना ही पड़ेगा। तो भारत की देखिए जो डेमोक्रेटिक रूट्स हैं इंडिया की वो बहुत मजबूत हैं। वो 1-2 दिन में तैयार हुई रूट नहीं है। बाहरी मीडिया ने, विदेश के तमाम सारे लोगों ने आरोप लगाए, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और पश्चिम की फोर्सेज ने बहुत कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत जल्दी धाराशायी हो जाएगा, 10 साल में धाराशायी हो जाएगा, 20 साल में हो गया। लेकिन हमारे 75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ का लोकतंत्र अनवरत रूप से मजबूत होता गया है। तो हम इंडिया के बारे में तो श्योर हैं क्योंकि यहाँ की जो डेमोक्रेटिक रूट्स हैं, यहाँ जो आज़ादी है लोगों की, वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं और यहाँ संविधान हम सबके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अछूट रखने की कोशिश करता है और हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो बराबर नज़र रखती है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पड़ोस में आग लगी है तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी हमने न्यूज़ में देखा कि नेपाल के लिए जो हमारा स्पेशल पास बना हुआ है, ट्रेड पास बना, ट्रेड रूट कोलकाता से पोर्ट से हमारी जो है सप्लाई होती है नेपाल में, वो इंडिया ने बोला है कि वो तो हमेशा सप्लाई जारी रहेगी ऐसे हालात में और भारत उस पर नज़र रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि भारत पे कोई असर पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है, और जो अलोकतांत्रिक राजनीति की जो शुरुआत हुई थी नेपाल में, तो उसका ही परिणाम दिख रहा है। वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कभी नहीं हुआ, 2008 में भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। चाहे माओइस्ट पार्टी सरकार बनाई, चाहे एमआलए बनाई, चाहे कांग्रेस पार्टी बनाई, और वो परिणति आपको कल दिखाई दी। तो हमें नहीं लगता है क्योंकि इंडिया इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द नेपाली पॉलिटिक्स एंड हम लोग को वाच है, जरूर वाच है सराउंडिंग्स पे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इंडिया को इससे घबराने की जरूरत है। हाँ, इंडिया के लिए चिंता का विषय जरूर है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे सोशल और कल्चरल रिलेशन है नेपाल के साथ। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो, लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत हो, नई सरकार तुरंत चुनी जाए और जनता की भरोसे की सरकार बने। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार हर तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ हमेशा खड़ी है।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर टुडे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।